आधुनिक विश्व के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, इटली का एकीकरण। चूँकि इटली का एकीकरण एक विस्तृत विषय है, इसलिए हमने इसे अनेक भागों में विभाजित करके अध्ययन करने का निश्चय किया है। और आज हम इन्हीं में से प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इटली के एकीकरण में कैसे इटली का एकीकरण की शुरुआत हुई और उसमें कौन कौन से सहायक तत्व थे और कौन कौन सी बाधाएं थी। इस मानचित्र में आप एकीकरण से पूर्व की इटली की स्थिति को देख पा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो राज्य थे उन समस्त राज्यों का उल्लेख किया गया है। पिडमांट, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली, सार्डिनिया और रोम। ये मानचित्र से आप आगे जाकर इटली के एकीकरण में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को कहीं अधिक अच्छी तरह से समझने में सफल रहेंगे। इटली के एकीकरण की शुरुआत हम 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से करते हैं। उस समय तक इटली नाम का कोई देश विश्व के मानचित्र में नहीं था। हालांकि एक भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जहां आज इटली अवस्थित है वहां पर इटली अवस्थित जरूर था, परंतु यह अनेक प्रकार के राज्यों में बटा हुआ था। जिसे हम आज इटली राष्ट्र कहते हैं वैसा इटली राष्ट्र नहीं था। और ये विभाजन जो किया गया था, ये विभाजन वियना व्यवस्था जो 1815 ईस्वी में की गई थी उसके द्वारा किए गए थे। आपने पीछे के अध्यायों में नेपोलियन के विषय में पढ़ा है और फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार नेपोलियन ने इटली की ओर भी अभियान किया। और इटली में जब उसने अभियान किया तब इटली में अनेक छोटे बड़े राज्य थे। नेपोलियन ने उन अनेक छोटे बड़े राज्यों को समाप्त करके उन्हें केवल 3 भागों में समूहित कर दिया। एक महत्वपूर्ण कार्य एकीकरण की तरफ नेपोलियन ने किया। दूसरा, नेपोलियन ने वहाँ की जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर आंतरिक व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे थे उनको भी अंत कर दिया गया और एक नवीन व्यवस्था नेपोलियन ने दी। अगर हम कहें कि नेपोलियन की इटली में सबसे बड़ी देन क्या थी, तो यही कह सकते हैं कि सामंतवाद की समाप्ति और आंतरिक व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध हटाना इटली वासियों को नेपोलियन की बड़ी देन थी। और यही कारण है कि नेपोलियन को इटली के राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी कई विद्वान मानते हैं। प्रोफेसर मैरियट ने कहा है कि नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की। परंतु नेपोलियन के जो किए गए सारे कार्य नेपोलियन की पराजय के बाद वियना में नेपोलियन पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो एक सम्मेलन बुलाया गया, उसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम वियना व्यवस्था कहते हैं। और उस वियना व्यवस्था के अनुसार इटली के राज्यों पर भी वो व्यवस्था लागू की गई। फिर से इटली पर राजतंत्र लागू कर दिया गया, पोप की पुनर्स्थापना कर दी गई
और इटली को विभाजित करके फिर से छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। यही कारण है कि इटली एक राष्ट्र के रूप में जो एक भावना पैदा की थी नेपोलियन ने, वो भावना वापस वियना व्यवस्था में दबाने का कार्य किया, परंतु तब तक इटली के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का जागना प्रारंभ हो चुका था। अब हम इटली के एकीकरण के वास्तविक धरातल के ऊपर चलते हैं और शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार वियना व्यवस्था के अनुसार इटली का पुनर्स्थापना की गई, इटली के राज्यों की व्यवस्था की गई। एकीकरण से पूर्व वियना व्यवस्था के अनुसार इटली को अनेक छोटे और बड़े राज्यों में विभाजित कर दिया गया। पहला राज्य था सार्डिनिया और पिडमांट। ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित थी, जैसे कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। सार्डिनिया एकदम से नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा। ये आप सार्डिनिया देख पा रहे हैं, और इससे ऊपर की तरफ ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पिडमांट था। तो ये जो दोनों प्रदेश थे, इन्हें मिलाकर सार्डिनिया पिडमांट के नाम से बोला जाता था। ये सेवाई वंश के शासन के अधिकार में दे दिए गए, जो इटली में एक विख्यात राजवंश था। इसके अलावा लोम्बार्डी और वेनेशिया, आप ये देखिएगा मानचित्र में, ये लोम्बार्डी है और ये वेनेशिया है। इन दोनों को ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया, अर्थात इनके ऊपर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित कर दिया गया। 3 छोटे राज्य थे, परमा, मोडेना और टस्कनी। आप मानचित्र में आप देख पा रहे हैं, परमा, मोडेना और टस्कनी। इन तीनों राज्यों को अलग अलग जो वहाँ के शासक वंश थे उनको सौंप दिया गया। परमा जो था वो नेपोलियन की एक पत्नी थी, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरी लुइसा, उसके अधिकार में दे दिया गया। मोडेना को भी हैप्सबर्ग के एक राजकुमार फर्डिनेंड तृतीय के अधिकार में दे दिया गया। टस्कनी को स्वतंत्र एक राज्य मान लिया गया, परंतु इसके ऊपर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित कर दिया गया। एक और जो महत्वपूर्ण राज्य था, 7वां, वो था रोम। मानचित्र में आप ये देख पा रहे हैं, रोम। ये रोम जहाँ पर पोप का भी जो है स्थान था, और हम जानते हैं कि रोमन कैथोलिक का बहुत ही सबसे प्रसिद्ध स्थान था। ये फिर से उसकी पुनर्स्थापना कर दी गई और इसको पोप के अधिकार में दे दिया गया। 2 और महत्वपूर्ण राज्य थे, नेपल्स और सिसिली, जिन्हें आप मानचित्र में देख सकते हैं। ये नेपल्स था और ये नीचे की तरफ सिसिली। ये जो थे नेपल्स और सिसिली, इन्हें जो फ्रांस का एक वंश था, वूर्वो वंश, उसके अधिकार में इनको दे दिया गया और फर्डिनेंड प्रथम के पास इसको छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार ये एक व्यवस्था की गई वियना व्यवस्था के द्वारा 1815 ईस्वी में। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इटली का एकीकरण जो संभव हो उसके पीछे कौन कौन से सहायक तत्व थे। हालांकि इटली छोटे छोटे राज्यों में ज़रूर बटा हुआ था और उसके ऊपर अलग अलग राजा भी शासन कर रहे थे, परंतु उनमें एक कुछ खासियतें थी जो एक सारे राज्यों को मिलाकर एक मजबूत इटली के निर्माण में सहायक हो सकती थी। जैसे कि इटली में रहने वाले लगभग लोग एक ही नस्ल के लोग थे, वो एक ही भाषा बोलते थे, इटालियन। इसके साथ ही वो एक धर्म को मानने वाले थे, रोमन कैथोलिक धर्म को ही मानते थे। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो इटली के पक्ष में थी, इटली के एकीकरण के पक्ष में थी।
तीसरा जो महत्वपूर्ण सहायक तत्व है जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया है, जिसका अध्ययन हम पीछे भी कर चुके हैं, वो ये कि उसने इटली के जो छोटे बड़े असंख्य राज्य थे उन राज्यों को 3 समूह में बांट दिया गया और उनमें एकीकरण की भावना पैदा की गई। दूसरा, नेपोलियन ने इटली में सामंतवाद का अंत किया और आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंध हटा दिया। तीसरा, इटली में नेपोलियन के द्वारा जो फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख भावनाएं थी, राष्ट्रवाद, उसका भी जन्म हुआ और इसलिए कहते हैं कि इटली में जो राष्ट्रवाद का जन्मदाता था वो नेपोलियन था। तो नेपोलियन ने महत्वपूर्ण कार्य किए कि एक राष्ट्रवाद की भावना इटली के लोगों में पैदा की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली में अनेक राज्य जरूर थे, परंतु उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, समान थी, जैसे नस्ल, भाषा, धर्म और नेपोलियन के द्वारा की गई राष्ट्रीयता की भावना का उदय। इसके कारण वहाँ पर एकीकरण की संभावनाएं थी। ज़रूरत केवल एक ऐसे नेतृत्व की थी जो इस प्रकार का कार्य करे जिससे कि इटली वापस से एक हो जाए। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि एकीकरण करने के बाद इटली में किस प्रकार की व्यवस्था लागू की जाए, इसके लिए क्या क्या विचारधाराएं थी। इटली में एकीकरण के लिए 3 प्रमुख विचारधाराएं थी। पहली गणतंत्रवादी, दूसरी संघीय राज्य और तीसरी संवैधानिक राजतंत्र। गणतंत्रवादी सिद्धांत जो था वह मुख्य रूप से मेजनी का था। जो मेजनी इटली का प्रमुख देशभक्त था, वह इटली में एक राष्ट्रीय एकता हेतु गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। अर्थात जो एकीकृत इटली होगी उसको गणतंत्रवादी होगा। दूसरी विचारधारा जिसके प्रमुख जियोवर्टी थे, वो ये मानते थे कि इटली को पोप के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है उससे फ़ायदा उठाकर उसी के अधीन इटली के सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ बना देना चाहिए और इटली का जो निर्माण संघीय राज्य के रूप में किया जाना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो विचार था वो था संवैधानिक राजतंत्र का, और मुख्य रूप से काबूर जो आगे जाकर इटली के एकीकरण का प्रमुख कर्ता धर्ता बना, वो इसमें विश्वास रखता था। उसका विश्वास था कि इटली का एकीकरण पिडमांट और सार्डिनिया के नेतृत्व में ही हो सकता है और युद्ध के द्वारा ही हो सकता है। और काबूर निरंकुश राजतंत्र का आलोचक था, परंतु वह एक आम जनता की सहमति से बनने वाले संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। तो ये 3 विचारधाराएं इटली में उस समय प्रचलन में थी कि इटली का एकीकरण किस विचारधारा के तहत किया जाए। इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों का अध्ययन करने के बाद हम ये जान लें कि उसके एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी थी। इटली के एकीकरण में मोटे रूप में 6 बाधाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पहला था ऑस्ट्रिया, दूसरा था इटली की भौगोलिक स्थिति, तीसरा था पोप, चौथा था विभिन्न विचारधाराएं और 5वां था राष्ट्रीयता का अभाव और छठा था सामंतवाद। हम थोड़ी चर्चा इन बाधाओं पर करते हैं। पहली चर्चा ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी ऑस्ट्रिया। मोटे तौर पर जैसे कि हमने पीछे अध्ययन किया है, इटली के 2 प्रमुख प्रांत लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के अधीन थे और इस प्रकार से इटली में उसका प्रत्यक्ष रूप से स्वार्थ था और यही कारण था कि वह इटली में होने वाले किसी भी प्रकार के भावी आंदोलनों को दबाने के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता था। दूसरा, जो यूरोपीय व्यवस्था बनी थी वियना व्यवस्था के बाद में, उसमें ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वह पूरी जो यूरोप के लिए अपने आप को एक प्रकार से व्यवस्था स्थापक मानता था और इसलिए भी वह इटली में चलने वाले किसी प्रकार के आंदोलनों को दबाने के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता था।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो मेटरनिक था वह इटली के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मक था, विरोधी था। इटली की भौगोलिक स्थिति भी उसके एकीकरण में एक बड़ी बाधा थी। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा ही अटपटा सा इसका भूगोल था। एक लंबे और कटे हुए देश के रूप में इटली मोटे तौर पर 3 राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था, जिसे हम उत्तरी, मध्य और दक्षिण इकाई कह सकते हैं। तो एक प्रकार से लंबा और कटा हुआ सा भूगोल था इसका, जिससे इसके एकीकरण में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही थी। तीसरी जो बाधा थी वो था पोप। ये भी इटली के एकीकरण में एक बड़ी बाधा थी। यहाँ पर हमें देख लेना ज़रूरी है कि इटली के एकीकरण में पोप कितनी बड़ी बाधा थी, क्योंकि पोप जो रोम में था वह रोमन कैथोलिक लोगों का सर्वोच्च धार्मिक नेता था, और पोप के विरुद्ध किए जाने वाला प्रत्येक कार्य रोमन कैथोलिक लोगों के लिए नाराज़गी भरा हो सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि पोप का विरोध रोमन कैथोलिक लोगों के, धर्मावलंबी लोगों के विरोध का एक प्रतीक था। और इस कारण से जो लोग, जैसे ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, वो पोप की सत्ता को स्थापित बनाए रखना चाहते थे, वो इटली के राज्यों के द्वारा पोप के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के विरोध में खड़े हो सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा थी पोप के द्वारा भी एकीकरण में जो उत्पन्न की जा सकती थी। चौथा, विभिन्न विचारधाराएं, जिसका अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं कि लोग किसी एक विचारधारा के ऊपर सहमत नहीं थे। कुछ लोग गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, कुछ लोग संघीय राज्य स्थापित करना चाहते थे, कुछ लोग संवैधानिक राजतंत्र स्थापना करना चाहते थे। इसलिए भी विचारधाराओं का जो टकराव था वो भी एकीकरण का बड़ा बाधा था। पांचवा था राष्ट्रीयता का अभाव। जैसा कि हमने पीछे भी अध्ययन किया है कि इटली में अनेक राज्य थे, स्वतंत्र राज्य थे, और इसलिए इटली का कोई एक झंडा नहीं था। और जब अलग अलग राज्य थे तो उनमें एक इटली राज्य के प्रति राष्ट्रीयता की भावना भी नहीं थी। इसलिए मेटरनिक ने एक बार कहा था कि इटली की तो मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, उसमें राष्ट्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। हालांकि नेपोलियन ने इटली में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने की कोशिश की थी, परंतु वियना व्यवस्था के बाद में जो अनेक राज्य स्थापित कर दिए गए थे वो इटली के राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा थे। छठा था सामंतवाद। सामंती लोग ऐसे लोग थे जो हर प्रकार से अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने एकीकरण में बड़ी बाधा पैदा की। उनकी शक्ति और उनकी जागीरें समाप्त हो सकती थी, और इसलिए अपने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपने स्वार्थ को बनाए रखने के लिए वो इटली के एकीकरण को पसंद नहीं करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि वियना व्यवस्था से पूर्व नेपोलियन के द्वारा इटली के एकीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए, उसके बाद में वियना व्यवस्था के द्वारा इटली में क्या व्यवस्था की गई, और फिर ये देखा हमने कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे, और साथ ही अंत में ये भी जाना कि उसके एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी थी। आशा है ये समस्त जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आगे इटली के समग्र एकीकरण को समझने में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।